So, good morning, everyone. Now, last of the times we were talking about the concept of previous year and assessment year. और previous year assessment year के concept में हम पढ़ रहे थे accelerated assessment. Accelerated assessment वो होता है जहाँ पर previous year की income previous year में taxable होती है. ऐसे कुछ cases जहाँ पर previous year की income previous year में taxable होती है. That is called as accelerated assessment. Now we have section 172. ये पहला सेक्शन था, कल हमने पढ़ लिया था. एज पर सेक्शन 172, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है और वो इंडिया से इनकम कमाता है, नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस एंड अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, उनके केस में सेक्शन 172 लगेगा. एज पर सेक्शन 172 उनको टैक्स प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा, इंडिया छोड़ के जाने से पहले टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट 7.5% ऑफ द टर्नओवर माना जाएगा और टैक्स लगेगा 40% के रेट पे. तो दैट वाज सेक्शन 172. पहला सेक्शन 172 हमने पढ़ लिया था. दूसरा सेक्शन 174, यह सेक्शन तब लगेगा व्हेन द पर्सन इज लीविंग इंडिया and he is leaving India with a permanent intention and AO is satisfied कि previous year की income पर previous year में tax ले लेना चाहिए. अगर ये तीनों conditions fulfill हो जाती हैं तो section 174 लगेगा. Condition number 1, person is leaving India. Condition number 2, he is leaving India with a permanent intention. And third condition is AO is satisfied कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा. एंड राइट, असेसी को प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाएगा, उसी में टैक्स देना पड़ेगा. ये भी अपन ने पढ़ लिया. अब अगला सेक्शन जो हमें पढ़ना है, डाउट अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ. 3 सेक्शन है, मैं उसको पढ़ा देता हूँ सो दैट वी क्लोज द एक्सीलरेटेड असेसमेंट. Then we will just address all the queries on this, right? Will it be okay? Right? Now section 174A. Section 174A, ये जो section है, ये deal करता है with AOP, BOI और AJP. AOP, BOI और AJP, which is formed for a particular event or purpose. So there is some AOP, BOI or AJP and it is formed for some specific purpose or for some specific event. अगर ऐसा होता है तो सेक्शन 174A अट्रैक्ट हो जाएगा. अब मैं आपको थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या सिनेरियो है और सेक्शन कब लगेगा और लगेगा तो क्या होगा. मुझे तो आपको एक्चुअली दो ही बातें बतानी है. When this section will apply and if this section will apply, what is going to happen? So section 174A, when this section will apply and if this section will apply, what will happen? So this section will apply basically when there is some AOP or BOI or AJP and this is for a specific purpose. And AO को लगता है कि इस AOP, BOI, AJP से प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेना चाहिए. तो यहाँ दी वर्डिंग्स आर AO is satisfied कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर इनसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा. और अल्टीमेटली अगर ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगे. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ. नाउ ये सेक्शन कब अट्रैक्ट होगा? यहाँ की पहली कंडीशन है दैट देयर इज सम AOP और BOI और AJP. So we are talking about some association, some group of persons, and this is created for a specific purpose. ये AOP कोई पर्पस के लिए बना है. जैसे अपन एग्जांपल ले सकते कि इवेंट हुआ, कोई मेला हुआ,
कोई सर्कस लगा या कोई मैजिक शो, राइट, दे हैव कम इनटू आवर सिटी। मान लो इंदौर में अपन है तो इंदौर में कोई समर्स में कोई से सर्कस उन्होंने सेटअप किया। अब ये जो सर्कस है ये महीने 2 महीने वो लोग रहेंगे यहाँ पर और इनकम कमाएंगे। दैट ग्रुप इज क्रिएटेड, यहाँ के कोई ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने टीम बुलाई थी, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स और जो टीम है वो सब आई, एंड दैट एओपी वाज क्रिएटेड। इट वाज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब ये जो एओपी है ये कुछ समय के लिए बनी और खत्म हो जाएगी। इनसे पूछा गया कि आप पैसा तो कमा रहे हो, आपका ये जो इवेंट है इसमें आपको बहुत सारा रेवेन्यू भी हो रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा होने वाला है, इस पर टैक्स कब दोगे? तो उनने कहा अभी तो प्रीवियस ईयर चल रहा है, हम अगले साल आके टैक्स भर देंगे। अगले साल आप आके टैक्स भर, पर रिस्की लगता है कि आपका तो एक इवेंट है, खत्म हो जाएगा, बाद में कौन कहाँ गया किसको पता। तो देयर फॉर दैट रीजन इनकम टैक्स वालों को शायद ऐसा लगा, एओ को लगा खास तौर पर प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ले लेना चाहिए। एओ वाज सेटिस्फाइड कि इनसे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ले लेना चाहिए। अगर एओ सेटिस्फाइड है, अगर एओ को लगता है तो एओ प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। यह प्रोविजन एक डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। कल आपको याद हो मैंने बताया था दो तरह के प्रोविजंस होते हैं, मैंडेटरी प्रोविजन एंड डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। प्रोविजन इन फ्रंट ऑफ अस द डिस्क्रिशनरी प्रोविजन, यहाँ पे डिस्क्रिशन ये है कि यह प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होगा व्हेन द एओ इज सेटिस्फाइड। तो एओपी बना है, अपने शहर में साल भर में 50-100 मेले लगते हैं, ठीक है, वो सब पे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में नहीं लिया जाता है। उनमें से हो सकता है एक दो ऐसे इवेंट हो जिसमें एओ को लगता है कि हमको इनसे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लेना चाहिए। इफ द एओ इज सेटिस्फाइड, राइट, ही कैन डू दिस अंडर सेक्शन 174A। नोट्स में से भी एक बार इसको देख लो क्या लिखा हुआ है, सो दैट दिस नोट्स में से भी एक बार देख लो सो दैट दिस इज वेरी प्रिसाइजली क्लियर टू अस। एओपी बीओआई एजेपी formed for particular event or purpose is likely to be dissolved in the assessment in which it is formed or immediately thereafter। देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देना आप यहाँ पर, क्योंकि अपना पूरा सब्जेक्ट सिर्फ वर्डिंग्स का सब्जेक्ट है। what they have written is AOP BOI AJP it is formed for a particular event or purpose। कोई इवेंट जैसे कोई मेला, कोई सर्कस, राइट, ऐसा कोई अपन इवेंट की बात कर रहे हैं, के लिए ये एओपी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। करियर फेयर भी हो सकता है ये, या कोई प्रॉपर्टी का मेला हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, राइट। इट इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस एंड इट इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द असेसमेंट। जिस साल ये बना उसी साल ये डिसॉल्व होने वाला है। अब यहाँ देखो असेसमेंट ईयर वर्ड लिखा हुआ है, वैसे तो असेसमेंट ईयर अगला साल होता है, पर ये जो सेक्शंस अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इज द असेसमेंट ईयर, so they have used these words interchangeably। तो यहाँ पर बेसिकली what they are talking about is the previous year। ये एओपी बना फाइनेंशियल ईयर से 20-21 में, और 20-21 में ही ये डिसॉल्व हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर है इसको हम असेसमेंट ईयर भी कह रहे हैं यहाँ पर, उसी साल ये डिसॉल्व हो जाएगा। इट इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर और इमीडिएटली देयर आफ्टर। या तो अभी की अभी डिसॉल्व हो जाएगा या थोड़े दिनों में डिसॉल्व हो जाएगा, से 31 मार्च तक ये डिसॉल्व हो जाएगा, या हो सकता है अप्रैल के कुछ 10-15-20 दिनों में ये डिसॉल्व हो जाएगा। उतना टाइम नहीं मिलेगा हिसाब वगैरह करने के लिए। तो उनका ये कहना है कि इफ इट इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द प्रीवियस ईयर और इमीडिएटली देयर आफ्टर। दो कंडीशंस हो गई, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इट इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड। नाउ अब इस सेक्शन में डिस्क्रिशन दिया है एओ को। एओ को अगर लगता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो एओ प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले सकते हैं। तो हियर द डिस्क्रिशन इज टू द एओ। इफ एओ इज सेटिस्फाइड ही कैन अप्लाई दिस प्रोविजन, दैट इज इट। तो ये है सेक्शन 174, छोटा सा सेक्शन है, खत्म होता है। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 175। यह सेक्शन कब लगेगा और लगेगा तो क्या होगा? लगेगा तो क्या होगा वो अपने को पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। दैट इज व्हाट इज
गोइंग टू हैपन, बट ये प्रोविजन कब लगेगा ये अपन देखते हैं. सेक्शन 175. When this section will apply, section will apply when AO is satisfied that a person is transferring his assets. Any person is transferring his assets to avoid payment of tax. तो एओ को यहां ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और वो इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स पेमेंट से बच सके. ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. असेसी कोई असेट ट्रांसफर करने वाला है, वो जो असेट असेसी ट्रांसफर करने वाला है, एओ को लगता है कि ये असेट जो ट्रांसफर कर रहा है कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन है टैक्स पेमेंट को अवॉइड करना. एओ इज सेटिस्फाइड कि हमको ऐसा करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए. तो व्हाट विल हैपन इफ दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड? If this section is attracted, what will happen? Income of the previous year shall be taxable in the previous year itself. Previous year की income पर previous year में tax लग जाएगा. That is section 174, 175. Let us try to contemplate some situation out of it. क्योंकि जब तक हम उसको कोई एग्जाम्पल या सिचुएशन में नहीं देखते हैं, ये बड़ा ड्राई सा ऐसा लगता है क्या लिखा हुआ है. तो अपन कोशिश करते हैं देखो कोई सिचुएशन में उसको पुट अप करके सोचते हैं. अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको लॉटरी खुल गई 5 करोड़ की, और ये 5 करोड़ की लॉटरी खुलने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, 5 करोड़ आ गया. पहले उसके पास बहुत गरीब था, वो पैसे नहीं थे, अचानक से 5 करोड़ आ गया. बहुत खुश है वो कि चलो 5 करोड़ कमाए, पर उसको किसी ने समझाया कि ये 5 करोड़ में से 30% तो इनकम टैक्स लग जाएगा, तो 1.5 करोड़ इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे. अब उसको बड़ा टेंशन है कि लॉटरी मेरी खुली, पर मेरी लॉटरी में उनकी भी पार्टनरशिप हो गई, वो भी मतलब उनकी भी लॉटरी खुल गई एक तरीके से, 30% वो ले जाएंगे. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ मेरे को करना पड़ेगा. पर अभी क्या करोगे आप? कानून कहता है आपको 30% इनकम टैक्स लगेगा, मतलब लगेगा. किसी समझदार व्यक्ति ने उनको समझाया कि देखो इनकम टैक्स लगता है हर व्यक्ति पे अलग, तो आप ऐसा करो कि आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर कर. इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी. 5 करोड़ की लॉटरी खुली, उसके अलावा इनके पास 10 रुपये भी नहीं थे, और इन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दिया 5 करोड़ रुपए. अब ये प्रॉपर्टी की जो ओनर हैं ये वाइफ है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट कर दी. अभी अपन मान के चल रहे हैं कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगता. अभी अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस गिफ्ट पर लगेगा भी नहीं इनकम टैक्स. ये मैं बता रहा हूं, बाद में पढ़ाऊंगा उसका चैप्टर 1. तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, और 5 करोड़ रुपए अब इनके पास तो है नहीं, इनके पास असेट्स हैं 0 और वाइफ के पास असेट्स है 5 करोड़. अब इनका कहना है कि साहब इनकम टैक्स वाले मुझसे आके इनकम टैक्स वसूल. उनका ओपन चैलेंज है इनकम टैक्स को कि देखो मैंने 5 करोड़ कमाए, टैक्स बनता है 1.5 करोड़, आओ और मुझसे वसूल. मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और मेरी इनकम पे वाइफ को तो टैक्स लगेगा नहीं, वाइफ की प्रॉपर्टी में से तो मेरा टैक्स वसूल नहीं सकते. तो देयरफॉर इन दिस एग्जांपल मिस्टर असेसी जो हैं अपने, उनको इनकम टैक्स लगेगा, पर इनकम टैक्स वो पे ही नहीं कर पाएंगे कि उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है. एंड समबडी आस्क्ड 1-2 दिन पहले कि अगर इनकम टैक्स वाले नहीं वसूल कर पाएंगे तो क्या होगा? तो मैंने कहा था वो बैड डेट्स हो जाएगी. तो इनकम टैक्स वालों के लिए बेसिकली ये एक बैड डेट्स हो जाएगी, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे. एंड हस्बैंड का टैक्स वाइफ से नहीं रिकवर कर सकते, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन द इनकम टैक्स. दैट इज द फिलोसॉफी. तो अब ये प्लानिंग लोग कर सकते थे कि अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दो ताकि टैक्स बचा ले. तो यहां पर इस सेक्शन में दिया हुआ है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी और को टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एओ कह सकता है कि प्रीवियस ईयर की पर प्रीवियस ईयर में टैक्स दो. दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ दिस सेक्शन.
आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट बाय सम एग्जाम्पल, ठीक है। कई लोगों के मन में ये आ सकता है कि साहब ये जो लॉटरी कमाई होगी इस पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा ना, टीडीएस हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको टीडीएस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, होगा वो शायद ऐसा हो जाता होगा, बट अभी अपन सिर्फ एक एग्जाम्पल में कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रोविजन किस परिस्थिति में लग सकता है। तो असेसी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी और को टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में एओ कह सकता है कि आप तो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दे दो, हम अगले साल तक नहीं रुकेंगे। दैट इज व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस प्रोविजन, राइट। सॉरी, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि एओ को पता चल गया कि ये व्यक्ति ट्रांसफर करने वाला है प्रॉपर्टी, एओ ने पहले ही नोटिस दे दिया कि आप टैक्स भरो, फिर वो ट्रांसफर नहीं कर, ठीक है। दैट इज हाउ दिस प्रोविजन वुड अप्लाई, राइट, प्रेफरेबली। उसके बाद में पैसे आ जाएंगे तो बैड डेट्स रिकवरी हो जाएगी इनकम टैक्स की। आपका कहना है कि अभी नहीं है, बैड डेट्स हो गई है ना, अभी उसके पास पैसे नहीं है, बैड डेट्स हो गई, बाद में पैसे आ गए तो बैड डेट्स रिकवरी हो जाएगी, हो सकती है बैड डेट्स रिकवरी हो जाती है उनकी। प्रैक्टिकली ये एग्जांपल मैंने कहा कि ये सिचुएशंस आपको प्रैक्टिकली वैसे मिलने ही नहीं वाली है, राइट। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विथ इट, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी सब सिचुएशंस आती नहीं, ठीक है। बट स्टिल यस, ये एग्जांपल लेना था मुझे कुछ बताने के लिए आपको। आई हैव टेकन दिस एग्जांपल जस्ट टू कंटेम्पलेट दिस सिचुएशन कि एग्जैक्टली कैसे ये हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसमें टीडीएस नहीं होता है, किसी ने अपनी जमीन बेची, प्रॉफिट कमाया, और अभी टैक्स लगेगा तो उसने सारा पैसा बच्चों को ट्रांसफर कर, उसका कहना है वसूल लो मुझसे मेरे पास, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो सकती है रियल लाइफ में, रेयरली हो सकती है, हो तो सकती है। तो दे से कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा, दैट इज हाउ इट विल हैपन। ये बात मैं क्लेरिफाई कर चुका हूं कि उसकी वाइफ को टैक्स नहीं देना पड़ेगा 5 करोड़ पे, इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड का टैक्स वाइफ नहीं देंगी, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। वाइफ को गिफ्ट मिला, गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है, ऐसा मान लो। अभी अभी उसका चैप्टर है, उसमें बताऊंगा कि कुछ गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं। ये भी कह रहा हूं कि ये वाला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, उस चैप्टर में बताऊंगा, नहीं होगा टैक्स। हाँ जी, कितने अमाउंट का गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आ, आ, इसका एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि गिफ्ट कितने तक का दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किस किस ओकेजन्स पे दे सकते हैं, अपन बात करेंगे। पूरा है सब कुछ अपने सिलेबस में। चलो, हाँ जी। वन मोर क्वेश्चन कमिंग अप ऑनलाइन, सर अगर प्रीवियस ईयर में ही लेंगे तो उस पर्सन ने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ना, उससे कैसे टैक्स लेंगे। तो आई एम टेकिंग अ सिचुएशन जहां एओ को पहले से समझ आ गया कि ये व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, राइट। दैट इज हाउ यू आल्सो आस्क्ड इट द सेम क्वेश्चन। तो कि पहले से एओ को समझ आ गया कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है, तो ही विल गिव अ नोटिस कि आप टैक्स दो, दैट इज हाउ इट विल हैपन। अब अगला और आखिरी सेक्शन आता है इस सीरीज में, सेक्शन 176। सेक्शन 176 इट इज टॉकिंग अबाउट डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर एसएससी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, उसके संबंध में ये सेक्शन है 176। नाउ ये सेक्शन कुछ ऐसा कहता है, वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर। एसएससी का कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, एसएससी ने उसको बंद कर दिया इन द प्रीवियस ईयर। नाउ हियर सी द वर्ड इज प्रीवियस ईयर, हालांकि असेसमेंट ईयर भी लिख सकते थे कि असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम हियर इन दिस टॉपिक, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम है। तो लिखा वैसे असेसमेंट ईयर ही, आई एम सॉरी, तो असेसमेंट ईयर लिखो, प्रीवियस ईयर लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर एसएससी अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है एंड एओ इज सेटिस्फाइड, इस सेक्शन में भी एओ को डिस्क्रिशन दिया है, एओ इज सेटिस्फाइड कि इनसे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ले लेना चाहिए, तो सेक्शन 176 कब अट्रैक्ट होगा? सेक्शन 176 अट्रैक्ट होगा when assessee has discontinued
business and AO is satisfied कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ले लेना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो सेक्शन 176 अट्रैक्ट होगा. और अगर सेक्शन 176 अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? अगर सेक्शन 176 अट्रैक्ट होगा तो ऐसी परिस्थिति में इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर may be taxable in the previous year itself. Income of the previous year would be taxable in the previous year itself. यह सेक्शन भी एक डिस्क्रिशनरी सेक्शन है और यहाँ एओ को चॉइस दी गई है कि एओ चाहे तो कह सकता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में मैं टैक्स लूंगा. अपन ने देखो 5 सेक्शन पढ़े, इसको थोड़ा सा बताना है मेरे को 176 को. बाकी बेसिकली अपन ने 5 सेक्शन पढ़े, उसमें से केवल एक सेक्शन, सेक्शन 172, वो ऑटोमेटिक है, मैंडेटरी है. अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई तो 172 लगेगा. बाकी जितने भी सेक्शन अपन ने पढ़े सारे सेक्शन डिस्क्रिशनरी हैं और वो तभी अट्रैक्ट होंगे इफ द एओ इज सैटिस्फाइड. तो बाकी जितने भी सेक्शन हैं उनकी फिलॉसफी यही है दैट दे विल अप्लाई इफ द एओ इज सैटिस्फाइड. नाउ थिंक अबाउट इट. मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और बहुत सालों से बिजनेस कर रही है, बहुत सालों से उनका बिजनेस चल रहा है और प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं. इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनका झगड़ा हो गया पार्टनर्स, और मान लो उन्होंने अभी 27 फरवरी 2021 को बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया. झगड़ा हुआ 27 फरवरी को, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया. 28 फरवरी को हिसाब किताब करके सब बाहर हो गए. इसका जो शेयर है सबने बांट लिया, खत्म बात. इस साल अपन ने अप्रैल से लेके फरवरी तक जो प्रॉफिट कमाया था से वो 1 करोड़ रुपए था. 1 करोड़ में जो भी पार्टनर्स थे सब अपना हिस्सा लिया, फॉर्म बंद की, खत्म. अब सवाल ये है कि इसमें इनकम टैक्स कौन देगा? ये जो 1 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कमाया उस पर इनकम टैक्स कौन देगा? उनसे पूछा गया इनकम टैक्स लगना है आपको, कब दोगे? उन्होंने कहा अगले साल. प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती. बट द प्रॉब्लम इज अगले साल टैक्स कौन देगा? फॉर्म तो डिसॉल्व हो गई, सब पार्टनर्स ने बंटवारा कर लिया. एंड इनकम टैक्स वालों को लगता है कि हम भी तो एक पार्टनर हैं, हमारा भी हिस्सा है 30%. जब सब पार्टनरों का बंटवारा हो रहा है तो हमारा भी बंटवारा कर दो, हमको भी अपना हिस्सा दे दो. नाउ एओ को लगता है कि असेसमेंट ईयर तक रुकना ठीक नहीं है और हमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेना चाहिए. तो एओ ने ऐसा उनको नोटिस दे दिया कि आप ऐसा करो कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो. एंड इफ द एओ इज सैटिस्फाइड कि हमको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेना चाहिए, तो इस फर्म को प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा. दैट इज इट. 5 केसेस हैं, देखो एक बार क्विकली देखो. व्हेन दिस सेक्शन विल अप्लाई एंड इफ दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हाट विल हैपन. पहला सेक्शन है सेक्शन 172. सेक्शन 172 व्हेन इट विल अप्लाई, व्हेन देयर इज अ नॉन रेसिडेंट engaged in the business of shipping and they have earned income from India. So 3 conditions are satisfied. There is a non-resident engaged in shipping business and they have earned income from India. अगर ऐसा होता है तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर पे टैक्स देना पड़ेगा. इंडिया छोड़ के जाने से पहले प्रॉफिट 40%, प्रॉफिट 7.5% मान लिया जाएगा और 40% की रेट पे टैक्स देना पड़ेगा. दूसरा सेक्शन 174, अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ के जा रहा है विद अ परमानेंट इंटेंशन एंड एओ को लगता है कि हमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो एओ नोटिस दे देंगे और कहेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स दो. अगला सेक्शन, सेक्शन 174A, इट सेज if the AOP, BOI, AJP, if it is constituted for a specific purpose and AO is satisfied कि हमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो एओ कह सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स दो. अगला सेक्शन आता है सेक्शन 175, वेयर इट इज स्टेटेड इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ट्रांसफर ऑफ असेट. असेसी अपने असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है फॉर इवेडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एओ इज सैटिस्फाइड कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो एओ प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे.
और अगला और आखिरी सेक्शन, if assessee has discontinued business and AO is satisfied कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमें प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो AO नोटिस देंगे और कहेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स दो। बस एक आखिरी बात है 176 सेक्शन के बारे में, और वो ये है कि AO को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। हाउ डज द AO नो कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं? तो उसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ बिजनेस आपको AO को बताना पड़े कि हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है। इट इज रिटन अप हियर that further in case of discontinuation of business or profession, the person discontinuing the business shall intimate the AO within 15 days. So it is your duty to inform the AO that you have discontinued the business. That is section 176. अभी सारे सेक्शन हो गए अपने जो accelerated assessment के हैं. So if anybody is having any query on this accelerated assessment, let us talk about it. Some of them we have already done, but let us talk about more queries if people have on accelerated assessment. Yes. हाँ जी. कोई AOP है जो हर 1-2 महीने में सेमिनार करती, तो एक्चुअली इट इज नॉट लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड. अलग अलग AOP बनती हैं, अलग अलग AOP बनती है, and each AOP is likely to be dissolved in the previous year. Section 170. अलग अलग AOP है ना, हर सेमिनार के बाद उसको नहीं, हर सेमिनार के बाद अलग अलग AOP को टैक्स देना. अभी अपन दोनों ने मिलके एक AOP बनाई, अभी किसी और 2 लोगों ने मिलके AOP बनाई, अलग अलग लोग हैं, टैक्स देना. सेम AOP है तो इट इज नॉट लाइकली टू डिसॉल्व. that wordings are therefore very important if it is likely to be dissolved in the previous year. Yes. Oh, there are e-commerce companies who do not have a setup in India, you can say, but they deliver products in India. Like Alibaba is there, who is doing business in India, but they do not have a setup in India. So are they liable for income tax in India? There is a chapter, scope of Indian income tax, where we will learn what is the scope of Indian income tax. Are foreign companies liable to tax in India if they are running some e-commerce business in India, or if they are doing offline business, they have a physical office, Mercedes has a showroom in India and they are selling cars from India, are they liable for tax in India? And that is the chapter, scope of income tax, where we will talk about it. It's not about this chapter right now. Yes. इनकम टैक्स में प्रॉब्लम यही, आप जो पूछोगे मैं कह दूंगा कोई चैप्टर है वहां बताऊंगा. दैट इज द प्रॉब्लम विद इट. चलो और कुछ एनीथिंग. टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 60 चैप्टर है. अगर हम उसको थोड़ा क्लासिफाई करें, 60-65 चैप्टर होते हैं इनकम टैक्स में. इंटर में अपने कोर्स में 20 चैप्टर है. इंटर छोटा सा कोर्स है, इंटर में ज्यादा नहीं है, तो इंटर में 20 है. कब तक हो जाएगा? आज कितना टाइम, कब तक है बैच? आज तो तब तक हो जाएगा, ठीक है. बाद में कब तक हो जाएगा कोर्स, वी डोंट नो. ठीक है, हो जाएगा. हाँ, उसका भी एक चैप्टर है जिसमें बताऊंगा कि कब तक कोर्स हो जाएगा. देयर इज सम पॉइंट आई विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट. सर, बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के बाद टैक्स कंप्यूटेशन पार्टनरशिप फॉर्म पर होगा. यस, इंडिविजुअल्स पर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म ने इनकम कमाई थी, तो फॉर्म की इनकम टैक्सेबल है. हमारे एग्जाम्पल में फॉर्म ने बिजनेस किया था अप्रैल से फरवरी तक और इनकम कमाई थी, तो इनकम टैक्स जो लगेगा वो किसको लगेगा? फॉर्म को लगेगा, और फॉर्म के कैटेगरी में टैक्स लगेगा. एक क्वेश्चन तो ये था. दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक बार 7.5% वाला पॉइंट बता दीजिए. तो 7.5% वाला पॉइंट ये बता दिया मैंने, और इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं. इफ देयर इज अ नॉन रेसिडेंट and that is engaged in shipping business and they have earned income from India. These are the 3 conditions. Non-resident, engaged in shipping business, and they have earned income from India. तो section 172 लगेगा, and 172 लगेगा तो क्या होगा?
प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स होगा। बिफोर लिविंग इंडिया 7.5% प्रॉफिट मान लिया जाएगा, 40% टैक्स रेट लगेगा। ये हो गया। किसी ने पूछा 176 भी बता दीजिए, मेरे को लग रहा है सारे ही बताने रहेंगे वापस। 176 ये कहता है कि असेसी हैज डिसकंटिन्यूड बिजनेस और एओ को लगता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमको प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा। दैट्स इट। अब इनकम टैक्स में अभी तक हम चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4, यस प्लीज, हाँ यस प्लीज, हाँ बताइए बताइए। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका टर्नओवर, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको प्रॉफिट हुआ, फॉर्म को टैक्स लग गया, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में भी बटेगा, तो क्या पार्टनर्स को फिर वापस उस पर टैक्स लगेगा? उसकी बात करेंगे एग्जम्प्ट इनकम वाले चैप्टर में। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर्म इनकम कमा चुकी है, फॉर्म टैक्स दे चुकी है और वही प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है, अगर पार्टनर्स पे फिर उसी प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा तो इट इज अ डबल टैक्सेशन। तो क्या ये डबल टैक्सेशन होगा क्या? अपेरेंटली तो लग रहा है होगा, क्योंकि फॉर्म एक अलग पर्सन है और पार्टनर एक अलग पर्सन है। अपेरेंटली तो लग रहा है ये होगा, पर सर्टन इनकम्स आर एग्जम्प्ट and there you will see in the chapter of exempt income that this is exempt। तो मतलब ऐसा आंसर है, अपन पढ़ेंगे उसको, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा उसको, वो है। हाँ जी, फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर क्या फॉर्म सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है? हाँ। इनकम टैक्स में क्या फॉर्म को अलग से टैक्स लगेगा? हाँ, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में फॉर्म आती है, अलग से टैक्स लगेगा भाई। Therefore we have the definition of person which is very important in income tax। अब देखो अपना चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 ये कहता है देयर शुड बी अ पर्सन, वी नो हु इज अ पर्सन, वी हैव अंडरस्टूड इट। पर्सन शुड अर्न इनकम, वी नो व्हाट इज इनकम, कॉमन सेंस में तो पता ही है व्हाट इज इनकम। इनकम कमाई तो इनकम टैक्स लगेगा, इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीट वगैरह वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। फिर तीसरी बात आती है इनकम शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। सेकेंड चैप्टर अपने नोट्स का है, उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। फिर इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट, दैट इज अनदर थिंग, वो भी अपन पढ़ेंगे अपने नोट्स के थर्ड चैप्टर में, दैट सर्टेन इनकम्स आर एग्जम्प्ट, बट ऑल इनकम्स आर एग्जम्प्ट वी विल स्टडी इन दी थर्ड चैप्टर ऑफ आवर नोट्स। फोर्थ चैप्टर में फिर अगला फिफ्थ पॉइंट आता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन दी असेसमेंट ईयर। तो हम ये पढ़ चुके हैं आज तक में व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। हावेवर टैक्स कलेक्शन वो प्रीवियस ईयर में भी कर लेते हैं कई बार, जैसे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स के जरिए वो प्रीवियस ईयर में भी टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। एंड समटाइम्स प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इज द असेसमेंट ईयर, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड इन आवर डिस्कशन। बात हो जाती है अपनी। अब आखिरी डिस्कशन जो आता है वो है इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेसिफिक रेट्स। Income shall be taxable at specified rates. Now, what are the rates of income tax? What are the rates of income tax? That is, this discussion starts from page number 8 of our note. What are the rates of income? Okay? And whatever we are going to study is for assessment year 21-22, because every year is a different unit of taxation. So therefore जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अपने कोर्स में जो है that is specific to assessment year 21-22, एक ही साल का टैक्स का लॉ अपन पढ़ने वाले। कई लोगों को ये आपत्ति होगी जब हम पढ़ेंगे, सर आप जो रेट बता रहे हो वो गलत है, हमने अखबार में कोई और रेट पढ़ा। आपने जो अखबार में कभी रेट पढ़ा हो, कभी हो सकता है ऐसा, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो कुछ दूसरी बात आ सकती है। मैं बता रहा हूं कि देखो आपने जो हो सकता है कभी अखबार में रेट पढ़ा हो वो किसी और असेसमेंट, यू हैव टू बी प्रिसाइज
that what is the assessment year we are talking about. And our assessment year right now is assessment year 21-22. असेसमेंट ईयर 21-22 का रेट ऑफ टैक्स में बता रहा हूं। अब देखो इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, थोड़ा थ्योरी बतानी पड़ेगी मुझे, उसके बाद आई विल डायरेक्टली कम टू द डिस्कशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स। क्या होता है कि इनकम टैक्स के रेट्स, उसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 कहता है income shall be taxable at the rates as given in the annual finance act each year. Income will be taxable at what rates? As given in the annual finance act each year. Generally. However, certain incomes would be taxable at the rates given in the Income Tax Act itself. तो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट हो गए, एक हो गया फाइनेंस एक्ट और एक हो गया इनकम टैक्स एक्ट। जनरली सभी व्यक्तियों की सारी इनकम टैक्सेबल होगी एट द रेट्स गिवन इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल जो बजट आता है उसमें जो रेट आएंगे जनरली उस पे इनकम टैक्सेबल होगी। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। जनरली इनकम वुड बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल रेट्स, दैट इज द रेट्स गिवन इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हाउएवर certain incomes would be taxable at the rates given in the income tax act itself. They are called as the special rates. जैसे आपने सुना होगा लॉटरी पे 30% टैक्स लगता है। आई होप आपने सुना होगा, अभी केबीसी वगैरह में जो कमाते हैं उसमें 30% टीडीएस हो जाता है, टैक्स लग जाता है, सुना हो सकता है। वो रेट इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, दैट इज द रेट गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो दो तरह के रेट्स हैं, एक है वो रेट जो हर साल के बजट में आते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट, और दूसरा होता है इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स आते हैं, विच इज स्पेशल रेट्स। कम से कम अपने को 12-13 दिन लगेंगे इनकम टैक्स के रेट्स पढ़ने, एंड इट इज हाइपर टेक्निकल डिस्कशन, इतना ज्यादा इफ्स एंड बट्स है, हावेवर्स है, तो बहुत कंफ्यूजन और बहुत टेक्निकल डिस्कशन होने वाला है, और पूरा प्रैक्टिकल करीब 90+ एग्जांपल्स वी विल बी टेकिंग इन आवर डिस्कशन द नेक्स्ट 12-13 days. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फोकस ऑन दैट डिस्कशन। एंड रेट्स ऑफ टैक्स एक ऐसी चीज है जो आपको सिलेबस के आखिरी तक काम आएगा। एग्जाम में पक्का है कि इनकम टैक्स निकालना तो आएगा ही कोई भी एसएससी का, तो इनकम टैक्स निकालना अपने को पूरी सर्टेनिटी के साथ, प्रिसीशन के साथ हम सीखने वाले हैं अपने सिलेबस में। अभी अपन पहले चालू करेंगे विद द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स में काफी समय लगेगा अपने को, पहले वो पढ़ेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे विद द स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, वो अपना सेकेंड सेगमेंट। पहले बात करते हैं नॉर्मल रेट्स ऑफ। तो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, जैसा मैंने बताया कि ये रेट्स बजट में आते हैं, हर साल बजट आता है, एंड आई होप समबडी हैज सीन द बजट समटाइम्स। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं पूरा बजट देखा, 5 मिनट भी देखा तो मतलब देखा बजट आपने। टीवी पे 1 फरवरी को आता है वो बजट आता है, बजट स्पीच आती है, तो आपने सुना होगा कभी पार्लियामेंट में, अभी वो मैडम निर्मला सीतारमन है, वो गई और अपने आईपैड में उनने पढ़ के सुना दिया जो लिखा हुआ था एज इट इज, उसको पढ़ के सुना दिया, उसको कहते हैं बजट स्पीच, दैट इज कॉल्ड एज बजट स्पीच। और उन्होंने कहा डिजिटल है पहली बार बजट, इसके पहले वो मतलब आईपैड पे नहीं पढ़ती थी, वो कागज पे लिखा हुआ पढ़ती थी, तो डिजिटल हो गया वो। तो वी आर डूइंग समथिंग रिमार्केबल इन इंडिया कि हमने देखो आईपैड से पढ़ लिया इस साल, वंडरफुल। तो ये हुआ। अब क्या हुआ कि बजट आया, बजट में वो बहुत सारे बातें करते हैं, वो बताते हैं कि देखो 2014 में तो ऐसा हुआ था और 2020 तक हमने ऐसा कर दिया। उनका सारा कंपैरिजन 14 से चालू हुआ है, तो दे स्टार्ट विद 14 में ऐसा हुआ था, 20 में ऐसा हो गया, 14 में ऐसा हुआ था, 20 में ऐसा हुआ, और आने वाले साल में हम ऐसा करेंगे, एक साल में इसको डबल कर देंगे, किसानों के लिए उनकी प्रोड्यूस डबल कर देंगे, वॉट एवर, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं।
मेडिकल के लिए हम 200 करोड़ अलॉट कर देते हैं, इसके लिए 2 लाख करोड़ अलॉटेड, इसके लिए 50,000 करोड़ अलॉटेड, ऐसे वो अनाउंसमेंट कर। ये अनाउंसमेंट एक प्रोजेक्शन है, ये अनाउंसमेंट एक प्रोजेक्शन है, आने वाले साल में हम ये सब खर्चे करेंगे, राइट। बजट इज बेसिकली फ्यूचरिस्टिक एक्सरसाइज। तो वो बता रहे हैं कि अगले साल का जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट उनको बनाना है, अगले साल उनको रिसिट्स एंड पेमेंट्स बनाना है। जैसे अभी 1 फरवरी 2021 को कल बजट आया, तो वहां जो जितनी भी कहानी कही गई कि अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, डिफेंस पे ऐसा करेंगे, वो कहानी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वो अपने एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्शन देते। पहले बजट में एक्सपेंडिचर की बात कही जाती है, राइट। बजट इज ऑलवेज अ रिवर्स डॉक्यूमेंट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनकम पहले देखते हैं फिर एक्सपेंडिचर देखते हैं, बट बजटिंग जब होती है तो वो पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले हैं। उनने कहा रेलवे में 8,000 करोड़, उससे हम ये नई रेलवे लाइन डालेंगे या उनका मॉडर्नाइजेशन करेंगे। डिफेंस में 3 लाख करोड़, जिससे हम ये मिसाइल्स और वो सब करेंगे, वॉट उनके जो प्रोजेक्शंस है। तो ये एक्सपेंडिचर का 2 घंटे 3 घंटे तक वो प्रोजेक्शन बताते हैं कि हम यहाँ इन सेक्टर्स में खर्च करने। कई लोग उनसे खुश होते हैं तो वहाँ बेंच बजाते हैं, कई लोग नाराज होते हैं तो बीच में चिल्लाने लग जाते हैं। इफ यू हैव सीन राइट दैट पार्लियामेंट्री प्रोसेस, दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू आस्क हाउ द थिंग्स हैपन। तो ये इस तरीके से होता है, हाँ ऐसा बजट में वो ठोकते हैं बेंचेस। अब हाँ, यस, दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो अभी ये तो हो गया एक्सपेंडिचर की बात, पर इस एक्सपेंडिचर को फंड कैसे किया जाए। एक्सपेंडिचर के लिए आपको उतना रेवेन्यू चाहिए, रिसिट्स चाहिए। तो रेवेन्यू के सोर्सेस क्या होते हैं, एक सोर्स होता है कि अपन अपने असेट्स ही बेच। तो उन्होंने कहा अभी एयरपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, अब एयरपोर्ट से ही कोरोना वायरस आता है, तो एयरपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज ऑन अ लाइटर साइड। तो उन्होंने इस तरीके से कई सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दो, असेट्स बेच दो, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। दे डू प्राइवेटाइजेशन एवरी ईयर, ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस, राइट, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस उनका यही रहता है कि फिक्स्ड असेट्स बेचकर रेवेन्यू ले। दूसरा ये रहता है कि फॉरेन से लोन ले लो, उससे रेवेन्यू ले आओ। तो हमारा मान लो इस साल 2.5 लाख करोड़ का खर्चा होना है, तो इसमें से 40% तो अपन अपना घर बेच देंगे, असेट्स बेच देंगे, फिक्स्ड असेट्स बेच देंगे, और उसके अलावा फॉरेन से लोन ले लेंगे, ये फंड हो गया। उसके अलावा और फंडिंग कहां से हो, अभी 40% तो हो गया। तो वन ऑफ द सोर्स इज टैक्स, वन ऑफ द सोर्स दैट इज टैक्स। टैक्स के जरिए जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते। अब टैक्स, पिछले साल टैक्स में दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो अभी वो 2021 में बजट देने आए, अब उनका प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। 21-22 में हम ज्यादा टैक्स लेंगे, कि अगर आप जो पिछले साल जितना था उतना ही टैक्स लेकर आओगे तो खर्चे भी उतने ही कर पाओगे। मान लो पिछले साल का इनकम टैक्स का कलेक्शन था 15 लाख करोड़, और आप 15 लाख करोड़ का ही इनकम टैक्स का रेवेन्यू लेकर आओगे, तो एक्चुअली आप ज्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे ना। आपने तो खर्चे बढ़ा दिए कि इस साल हम पेंशन ज्यादा बांटेंगे, किसानों पे ज्यादा खर्च करेंगे, डिफेंस में ज्यादा खर्च करेंगे। तो आपको ज्यादा खर्च करना है तो ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। ज्यादा रेवेन्यू लाने के लिए आपको टैक्स में भी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेगी, जिससे आपको ज्यादा रेवेन्यू आए। पिछले साल का मान लो इनकम टैक्स का रेवेन्यू 15 लाख करोड़ था, तो इस साल आपका प्रोजेक्शन होगा कि इस साल हम 18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स लेकर आएंगे। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि ज्यादा इनकम टैक्स कैसे लाओ। पिछले साल आप 15 लाख करोड़ लाए थे, इस साल भी 15 लाख करोड़ ही ला पाओगे, ज्यादा कैसे लाओगे। का एक आंसर ये हो सकता है कि साहब इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। दैट इज वन आंसर। बट द सेकंड आंसर इज कि हम टैक्स के प्रोविजंस में चेंजेस करेंगे। टैक्स के प्रोविजंस में कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारी कमियां हैं।
हम उन कमियों को रिमूव कर दें। ठीक है, कई बार लोग टैक्स के प्रोविजंस को मिसयूज करके टैक्स बचा लेते हैं। जैसे अपन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला बात कही थी, तो इंडियन कंपनीज पर ही डिविडेंड टैक्स लगता था, फॉरेन कंपनीज पर डिविडेंड टैक्स नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी को रजिस्टर बाहर कर लिया था, इफ यू रिमेंबर, ऐसी बात की थी अपन ने। और फिर मैंने कहा था कि देखो वहां पर एक लूप होल रह गया था कि वो कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड है पर बिजनेस इंडिया में कर रही है, उस पर डिविडेंड टैक्स नहीं लग रहा है। तो उन्होंने लॉ को अमेंड कर दिया। हर साल ऐसे कई सारे जगह होती है जहां पर टैक्स के प्रोविजंस में लूप होल्स। सरकार ये कोशिश करती है हर साल कि उन लूप होल्स को प्लग किया जाए, उनको रिमूव किया, और टैक्स का कानून ज्यादा बेहतर हो जाए और ज्यादा टैक्स उस तरीके से। दैट इज वन थिंग। तो वो टैक्स के प्रोविजंस को चेंज करते हैं, टैक्स के प्रोविजंस को अमेंड करते हैं। ये अमेंडमेंट करने के लिए उनको एक कानून पास करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट एक कानून है। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना है तो आपको भी एक कानून पास करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। तो इफ यू वांट टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो अपनी बैच के शुरू में अपन ने पढ़ा था, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास करके प्रेसिडेंट असेंट देंगे, तो वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो व्हाट विल हैपन इज कि दे विल ब्रिंग अ फाइनेंस बिल। हर साल टैक्स के प्रोविजंस को चेंज करने के लिए वो फाइनेंस बिल ले, फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उस पर डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करके उसको पास करते हैं। पास करने के बाद प्रेसिडेंट उस पर असेंट देते हैं, एंड दिस फाइनेंस बिल बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके कई सेक्शंस को अमेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट में मान लो कहीं लिखा होगा दैट सेक्शन नंबर 8 इज अमेंडेड, सेक्शन नंबर 20 इज अमेंडेड। इस तरीके से कई सारे सेक्शंस को वो अमेंड करते जाते। दैट इज हाउ द फाइनेंस एक्ट इज देयर। अब फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स के रेट्स भी आने हैं, क्योंकि अपने एक्ट में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लगेगा एट द रेट्स गिवन इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल एनुअली एक फाइनेंस एक्ट आएगी, उस फाइनेंस एक्ट में रेट्स ऑफ इनकम टैक्स दिए। जनरली इनकम वुड बी टैक्सेबल एट दैट रेट। तो फाइनेंस एक्ट में रेट्स आएंगे। यही फाइनेंस एक्ट में एक होता है पीछे शेड्यूल। समझना इनकम टैक्स के रेट्स कहां आते हैं, बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन समटाइम्स यू विल बी वंडरिंग कि इनकम टैक्स के रेट्स कहां आते हैं। तो हर साल बजट में आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के पीछे रहता है एक शेड्यूल। थिंक अबाउट इट, बजट के पीछे रहता है एक बजट में रहता है फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल के पीछे रहता है एक शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक अनेक्जर। इस अनेक्जर में, इस शेड्यूल में आते हैं द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के रेट। अब ये जो शेड्यूल होता है इसमें होते हैं 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। Understand exactly where the rates of income tax and why we are studying assessment year 21. This question should come to your mind कि assessment year 21-22 क्यों पढ़ रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन यहां हिडन है। हर साल बजट में शेड्यूल आया फाइनेंस बिल में। इस शेड्यूल में 4 पार्ट्स हैं। अब 4 पार्ट्स में होता क्या है ये समझो। पार्ट 1, अभी जैसे मैं उदाहरण लेता हूं कि अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में, अभी फरवरी की बात है, अभी आज तो 28 फरवरी हो गया, बट अपन बात करें 1 फरवरी की बात। 1 फरवरी को यूनियन बजट 2021 आया। यूनियन बजट 2021, 1 फरवरी 21। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021, पर बजट की जो एक्सरसाइज है वो तो अगले साल की एक्सरसाइज है, अगले साल का बजटिंग कर रहे हैं हम। तो द बजट इज अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है।
अब समझना, इस बजट में उन्होंने दिया फाइनेंस एक्ट 2021 बिल आया, बेसिकली एक्ट बनी जाएगा, उनकी गवर्नमेंट है तो पास कर ही लेंगे वो। तो फाइनेंस एक्ट 2021 पास हो जाएगा, ठीक है, वैसे हो ही जाता है, दूसरी भी गवर्नमेंट हो तो मेजोरिटी तो होती है, देयर इज नो कंसर्न। तो अभी फाइनेंस बिल 2021 हैज बीन प्रेजेंटेड। इस बिल में एक शेड्यूल है पीछे, इस शेड्यूल में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में दिए जाते हैं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर करंट फाइनेंशियल। जब बजट आया तब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2021। अपने एग्जाम्पल में बजट आया फरवरी 21 में, तब चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021। तो शेड्यूल में पार्ट वन में दिए गए हैं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, or you can say for the assessment year 21-22. So they have given the rates of income tax for the assessment year 21-22, final rates. Words are important, final rates of these rates are final. फिर पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में आते हैं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर, सॉरी, रेट्स ऑफ टीडीएस, रेट्स ऑफ टीडीएस। टीडीएस के रेट्स आते हैं। अभी टीडीएस क्या होता है पढ़ेंगे अपन, चैप्टर है उसका, ठीक है, वी नो इट। तो अभी टीडीएस के रेट्स आते हैं किस साल के? अगले फाइनेंशियल और द नेक्स्ट फाइनेंशियल। तो जब बजट आया फरवरी 21 में, तब चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 के टीडीएस के रेट्स आ गए पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आते हैं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल। पार्ट 1 में भी रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है, पार्ट 3 में भी रेट्स ऑफ इनकम, पर पार्ट 1 में जो रेट्स है वो करंट ईयर के हैं, पार्ट 3 में जो रेट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के, ये डिफरेंस है। तो जब बजट आया तब चल रहा था फाइनेंशियल ईयर 2021, पर अगले साल फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22, यू कैन से असेसमेंट ईयर 22-23, इसके रेट्स आ गए। पर ये रेट्स प्रोविजनल हैं, दीज आर प्रोविजनल रेट्स ऑफ। पार्ट 1 में जो आते हैं वो फाइनल रेट्स होते हैं, पार्ट 3 में जो आते हैं वो प्रोविजनल रेट्स फॉर एडवांस टैक्स एंड अदर पर्पसेस। और फिर पार्ट 4 में जो रेट्स आते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित कुछ रेट्स। वैसे तो आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, पर उससे संबंधित भी कुछ रेट्स आते हैं। क्यों आते हैं, क्या होते हैं, पढ़ेंगे अपन उसको अलग से। एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर है भाई, बिल्कुल चैप्टर है, छोड़ेंगे नहीं अपन, सब कुछ पढ़ेंगे। तो फाइनेंस बिल जब भी आता है इसमें ये सब आता है, ठीक है, ये सब चीजें आती है हर साल। तो अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैं आपसे पूछता चलता हूं कि अभी क्या क्या आया होगा बजट में। तो जैसे आज से 2-3 साल पहले, मान लो फरवरी 2018 में, 1 फरवरी 18 को फाइनेंस बिल 2018 आया। तो उसमें फाइनेंस बिल के शेड्यूल में पार्ट 1 में क्या आया होगा? पार्ट 1 में क्या आया होगा? रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के रेट्स आए होंगे। किस फाइनेंशियल ईयर के? करंट ईयर के या अगले साल के? पार्ट 1 में आते हैं करंट ईयर के रेट्स, पार्ट 1 इज करंट ईयर के रेट्स। जब बजट आया था 2018 में, तब चल रहा था फाइनेंशियल ईयर 17-18।
फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर इज वन एंड द सेम थिंग. आई यूज इट इंटरचेंजेबली. मैं जानबूझ के फाइनेंशियल ईयर इसलिए कहता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. प्रीवियस ईयर सुन के लगता है पिछला साल, इसलिए मैं जानबूझ के फाइनेंशियल ईयर कहता हूं. बेसिकली इट इज प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18 या असेसमेंट ईयर 18-19 के रेट्स आए. ये रेट्स फाइनल थे या प्रोविजनल? ये फाइनल थे. फिर पार्ट 2 में क्या आया होगा? रेट्स ऑफ टीडीएस. किस साल के रेट्स? करंट ईयर या अगला साल? अगला साल. अगला साल के रेट्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20. पार्ट 3 में क्या आया होगा? रेट्स ऑफ इनकम टैक्स. किस साल के? करंट या अगला साल? अगला साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20. ठीक है. पार्ट 2 में टीडीएस के रेट्स है, पार्ट 3 में इनकम टैक्स के रेट्स, एक ही साल के पर अलग अलग रेट्स है. पार्ट 1 में फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रेट्स है, पार्ट 3 में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रेट्स है. इनकम टैक्स के 2 साल के रेट्स आ गए. एक है करंट ईयर के फाइनल रेट्स और दूसरा है अगले साल के प्रोविजनल रेट्स. दोनों में अंतर है ना? दोनों में अंतर है. पार्ट 4 को इग्नोर करो, उसमें एग्रीकल्चर इनकम संबंधित कुछ होता है, वो अपने को पता नहीं अभी. पार्ट 4 आता है बस. इसके बाद अगले साल बजट आया होगा फरवरी 19 में. 1 फरवरी 19 को फाइनेंस बिल 2019. उसमें पार्ट 1 में क्या आया होगा? पार्ट 1 में क्या आया होगा? इनकम टैक्स के रेट्स या टीडीएस के रेट्स? इनकम टैक्स के रेट्स. इनकम टैक्स के रेट्स किस साल के? करंट ईयर के या अगले साल के? करंट ईयर के. करंट ईयर चल रहा था तब, फाइनेंशियल ईयर 18-19, दैट इज असेसमेंट ईयर 19-20. तो इसमें रेट्स आए प्रीवियस ईयर 18-19 और यू कैन से असेसमेंट ईयर 19-20 के रेट्स. पार्ट 2 में क्या आया होगा? इनकम टैक्स के रेट्स या टीडीएस के रेट्स? टीडीएस के रेट्स. किस साल के? इस साल या अगले साल? अगले साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21. और फिर पार्ट 3 में क्या आया होगा? इनकम टैक्स के रेट्स. किस साल के? इस साल के या अगले साल के? अगले साल के, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21. नाउ यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट कि असेसमेंट ईयर 19-20 के रेट्स 2 बार आए. एक बार आए फाइनेंस एक्ट 18 में और एक बार आए फाइनेंस एक्ट 19 में. अपन बात कर, वही मेरा क्वेश्चन है. असेसमेंट ईयर 19-20 के रेट्स 2 बार आए. एक बार 18 में भी आए, एक बार 19 में भी आए. पर 18 में जो आए थे वो प्रोविजनल थे, 19 में जो आए थे वो फाइनल हैं. वैसे तो दोनों सेम होते हैं पर कई बार चेंज हो जाता है. जैसे अभी पिछले साल क्या हुआ था? अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई थी. पिछले साल का जब बजट आया था 1 फरवरी को, तब किसी को नहीं पता था कि एक ग्लोबल पेंडेमिक ऐसा हो जाएगा. मतलब इट कुड हैव बीन सम वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ एपिडेमिक इन चाइना की वहां फैल रहा है, दुनिया में ऐसा हो जाएगा. नोबडी कुड हैव प्रिडिक्टेड इट, बट इट हैपेंड. तो गवर्नमेंट हैड टू गिव सर्टेन इंसेंटिव्स एंड एनकरेजमेंट. हर साल वैसे तो प्रोविजनल और फाइनल रेट सेम होते हैं, पर चेंज हो भी जाते हैं, हो जाता है. पिछले साल हुआ, कि पिछले साल भी हुआ था, 2-1 साल से हो रहा है कि पिछले साल यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण वी वांटेड टू एनकरेज फॉरेन कंपनीज टू कम टू इंडिया, वी हैड चेंज्ड इट. तो साल के बीच में एक ऐसा सिचुएशन आ गया तो करना पड़ गया. वैसे तो सेम होते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन. अब चलो, फाइनेंस एक्ट 2020 आया उसके बाद. अब आगे चलते हैं. फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020, उस समय रखा गया फाइनेंस बिल 2020. इसमें पार्ट 1 में क्या आया होगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पार्ट 1 में क्या आया होगा? इनकम टैक्स के रेट्स. किस साल के? करंट ईयर के, फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर
20-21 के रेट्स। पार्ट 2 में क्या आया होगा? टीडीएस के रेट्स किस साल के? अगले साल के, फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। और पार्ट 3 में क्या आया होगा? इनकम टैक्स के रेट्स किस साल के? फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। अगेन, जो फाइनेंस एक्ट का पार्ट 3 था, उसमें भी असेसमेंट ईयर 20-21 के रेट्स थे, और वही फाइनेंस एक्ट 20 का पार्ट 1 है, और उसमें भी असेसमेंट ईयर 20 रेट्स हैं। तो पिछले साल का पार्ट 3 इस साल का पार्ट 1 हो गया। चेंजेस हो जाते हैं बीच में, वैसे तो नहीं होते, पर रेयरली कभी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपना एग्जाम का असेसमेंट ईयर कौन सा है? अपना एग्जाम का असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 के जो रेट्स थे वो पिछले साल 1 फरवरी 2020 को अनाउंस हुए। असेसमेंट ईयर 21-22 के जो रेट्स थे वो अनाउंस हो चुके, 1 साल हो गया उसको अनाउंस हुए, फरवरी 2020 में अनाउंस हो गए थे। उनका ये कहना था, सोच लो आप, मतलब सरकार क्या सोचती है। उनका ये कहना है, जब वो समय भी फाइनेंस मिनिस्टर यही थी, मैडम निर्मला सीतारमन, तो उस समय 1 फरवरी 2020 को जब वो बजट स्पीच देने आई, तो उनका ये कहना था अगले साल जो लोग इनकम कमाने वाले फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच, अगले साल जो लोग इनकम कमाने हैं उनको टैक्स लगेगा उसके अगले साल असेसमेंट ईयर 21-22 में। तो 1 अप्रैल 20 से जो भी इनकम आप कमाओगे, अभी साल चालू ही नहीं हुआ, अभी तो प्रीवियस ईयर चालू नहीं हुआ है, पर उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया 1 अप्रैल 20 से आप जो इनकम कमाओगे, कमाने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि हम इनकम टैक्स इस रेट पे लेंगे। ऑलरेडी दे हैव डिक्लेयर्ड इट, राइट, बिफोर द फाइनेंशियल ईयर दे हैव डिक्लेयर्ड कि इस साल की इनकम पे टैक्स रेट क्या रहेगा, अगले साल जो आप कमाने वाले। कैन गो बाय द डेट क्रोनोलॉजी, डेट की क्रोनोलॉजी समझो। फरवरी 20 में वो आई और उन्होंने कह दिया कि अप्रैल से जो कमाने वाले हो उसके ऊपर उसके अगले साल जो टैक्स रेट लगेगा वो क्या लगेगा। 1 अप्रैल 20 से जो कमाने वाले हो आप, सोच लेना मैं इनकम टैक्स लूंगी इस रेट से। दैट इज व्हाट हर स्टेटमेंट वुड बी, राइट। तो दिस इज द वे गवर्नमेंट गिव्स द रेट्स ऑफ। अब पिछले साल जो बजट में आए थे वो थे असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट्स। ठीक है, असेसमेंट ईयर 21-22 के कौन से रेट्स थे? प्रोविजनल या फाइनल? प्रोविजनल थे, और जनरली प्रोविजनल रेट्स ही फाइनल होते हैं। अब उसके बाद अगला बजट जो आया वो अभी आया, दैट इज फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये बजट आया फरवरी 21 में। अभी पार्ट 1 में आए होंगे कौन से रेट्स? इनकम टैक्स के रेट्स किस साल के? फाइनेंशियल ईयर 20-21 के, असेसमेंट ईयर 21-22। पिछले साल जो प्रोविजनल थे, इस साल वो फाइनल रेट्स आ गए पार्ट 1। इस साल पार्ट 3 में भी रेट्स आए होंगे, और वो आए होंगे इनकम टैक्स के रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। पर ये रेट्स प्रोविजनल है, और अभी इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। आपका असेसमेंट ईयर 21-22 इसलिए रखा गया क्योंकि जब उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने तो किताब पहले ही लिख दी और आपको पढ़ाया जा रहा है, वो कोई इंतजार थोड़ी करेंगे कि फरवरी में रेट आ जाए और मई अटेम्प्ट ले लें। मई अटेम्प्ट में यही रेट्स लगने वाले हैं, तो दे कैन नॉट वेट कि फरवरी में रेट्स आ जाए और मई में ले लें। और अभी ये बिल पास भी नहीं हुआ है, पास होते होते अप्रैल में ही हो जाती है कई बार, राइट, अप्रैल तो हो ही जाती है, मई भी हो जाती है कई बार। तो इट इज इम्पॉसिबल कि ये रेट्स वो क्या होंगे मई अटेम्प्ट तक फाइनलाइज हो जाए। तो मई अटेम्प्ट के हिसाब से, नवंबर अटेम्प्ट के हिसाब से उनको ठीक लगता है इंस्टीट्यूट को कि वो रेट्स लें ऑफ द लास्ट बजट। तब आप सोचो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंस एक्ट 2020 के रेट्स पढ़ने वाले हैं। जो अपन पढ़ेंगे वो किस साल के रेट्स हैं? एज गिवन इन दी फाइनेंस एक्ट 20।
बीच में एक दो बार चेंजेस आए थे तो मैं बता दूंगा, बाकी ओरिजिनली जो रेट्स हम पढ़ने वाले हैं दे स्टार्टेड विद द फाइनेंस एक्ट 2020, राइट, विच वर गिवन इन पार्ट 3। उसके बाद अभी एक ही रेट्स आए हैं और वो हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के। ये रेट्स अभी भी पार्लियामेंट से पास नहीं हुए, इसको पढ़ाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वहां चेंज हो सकता है कुछ, और फिर ये रेट्स में बाद में भी कुछ चेंज आ सकता है। तो इंस्टीट्यूट वेरी फेयरली इज टीचिंग यू द रेट्स एज गिवन इन वन लास्ट बजट, विच इज लेटेस्ट एक्चुअली, इज लेटेस्ट। अभी जो इनकम कमा रहे हैं लोग उस पर टैक्स आप पढ़ रहे हो कि क्या लगने वाला है, बड़ा रैशनल एक्सरसाइज। समटाइम्स यू कैन थिंक कि अपना रेट कहाँ होता है, मतलब रेट कौन से बजट का पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन पढ़ रहे हैं वो रेट जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आए थे, वो वाले रेट्स। उसमें भी कहाँ, शेड्यूल में जो आए थे, शेड्यूल में भी कहाँ, पार्ट 3 में जो आए थे। फाइनेंस एक्ट 2020 के शेड्यूल के पार्ट 3 में जो रेट्स आए थे वो रेट्स आर रेलेवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर, यू कैन से प्रीवियस ईयर 2021। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये है कि अगर रेट्स चेंज हो जाते हैं तो कौन से मानेंगे, प्रोविजनल या फाइनल? अगर रेट्स चेंज हो गए तो फाइनली कौन से एप्लीकेबल होंगे, फाइनल या प्रोविजनल? आई थिंक यू हैव द आंसर। जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे वो फाइनल रेट्स होंगे, विच आर कमिंग अप इन दी पार्ट 1 इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इट। चलो अभी ये हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वी हैव 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस। हर कैटेगरी ऑफ पर्सन का जो टैक्स रेट है वो अलग है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल का टैक्स रेट ये है, कंपनी का टैक्स रेट ये है, फर्म का टैक्स रेट ये है, ऐसे पढ़ाऊंगा। और ये रेट नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल रेट्स हैं। फिर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा स्पेशल रेट्स। याद है ना, नॉर्मल रेट कहाँ आते हैं, फाइनेंस एक्ट में, और स्पेशल रेट कहाँ आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। वो बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में मतलब इसी चैप्टर में आएगा वो। तो पहले आ गया, अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल, जो बजट में आते हैं, बजट में रेट्स, नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। नाउ इंडिविजुअल का जो टैक्स है वो 4 स्टेप्स में कैलकुलेट। मैं आपको एकदम प्रिसाइज टैक्स निकालना सिखाऊंगा। अब अभी तक जो मैं बता रहा था वो प्रिसाइज नहीं था। अब जो मैं आपको इनकम टैक्स निकालना सिखाऊंगा दैट विल बी प्रिसीशन, राइट, परफेक्ट रहेगा। तो इनकम टैक्स के जो रेट्स आते हैं, इंडिविजुअल वाले रेट्स हैं, वो 4 स्टेप्स में टैक्स कैलकुलेट। स्टेप 1 में हम निकालते हैं बेसिक टैक्स। स्टेप 2 में हम जो निकालते हैं वो होता है रिबेट। स्टेप 3 में जो हम करते हैं वो होता है सरचार्ज। और स्टेप 4 में जो हम करते हैं वो होता है सेस। दिस इज 4 थिंग्स वी हैव टू डू इन टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक रेट्स। इंडिविजुअल का बेसिक रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? इंडिविजुअल के केस में टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन स्लैब रेट्स। स्लैब सिस्टम ऑफ टैक्सेशन चलता है। स्लैब सिस्टम इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बताऊंगा। बट इंडिविजुअल का टैक्स जो निकलता है वो स्लैब बेसिस पर, प्रोग्रेसिव बेसिस पर निकलता है। यहां ऐसा होता है कि 0 to 2,50,000 तक की इनकम के लिए, पहली 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए टैक्स निकलता है 0% से। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के लिए टैक्स निकलता है 5% की। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के लिए टैक्स निकलता है 20%। और 10 लाख से ऊपर की इनकम के लिए टैक्स निकलता है 30% की। एक वर्ड होता है वो कहलाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब वो अमाउंट जिस पर इनकम टैक्स नहीं। जनरली इंडिविजुअल के केस में द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, द मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000।
अगर कोई साल का 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा. दैट इज द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट. जनरली 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती. हावेवर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उन्होंने ये लिमिट थोड़ी और एनहांस कर. तो अगर कोई व्यक्ति है हु इज ऑफ 60 इयर्स एंड अबोव, 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर कोई इंडिविजुअल 60 साल या उससे है तो उसके केस में 3 लाख तक की इनकम एग्जाम. तो 0 to 3 lakhs 0%, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20% एंड अबोव 10 lakhs 30%. पर सब सेम है, बस फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया. स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने 2.5 लाख को 3 लाख कर दिया इन द केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन जो 60 साल या उससे ज्यादा है. और फिर उन्होंने कहा जो वेरी सीनियर सिटीजन है, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो 80 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो स्लैब है वो 5 लाख से. तो उनका ऐसा होगा कि 0 to 5 lakhs 0%, फिर 5 lakhs to 10 lakhs 20% एंड अबोव 10 lakhs 30%. स्टार्टिंग पॉइंट बस 5 lakhs, बाकी सेम है. 5 लाख के ऊपर जो होता है वो होगा 20% और 10 लाख के ऊपर जो होता है वो होगा 30%. तो ये स्लैब सिस्टम है, एज के ऊपर आधारित है. एज कितनी है? 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%. सीनियर के केस में 3 लाख तक एग्जाम, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 20%, फिर 30%. बहुत बुजुर्ग 80 साल वालों के केस में 0 to 5 लाख एग्जाम, 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30%. एंड दिस इज स्लैब सिस्टम एंड दिस इज जस्ट स्टेप 1. 4 स्टेप्स हैं, अभी पूरा टैक्स नहीं सीख जाएंगे अपन इससे. अभी देखो एग्जाम्पल से समझो. मान लो एक इंडिविजुअल, एज है अभी 30 इयर्स, एज 30, और वो साल का 9 लाख रुपए कमाता. उसका टैक्स कितना बनेगा अपन कैलकुलेट करते. उसकी इनकम को हम डिवाइड कर देंगे स्लैब्स में. 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakhs एंड 5 lakhs to 9 lakhs. ऐसे अपन ने उस, तो 0 to 2,50,000 मतलब 2.5 लाख. 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा 0% की रेट. फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए है ना. ये स्लैब एक हो गया 2.5 लाख का. तो 2.5 लाख पे 5%, और फिर 5 लाख से 9 लाख, ये एक और स्लैब हो गया. 5 लाख से 9 लाख मतलब 4 लाख. 4 लाख पे टैक्स लगेगा 20%. ठीक है, तो कुल मिला के टैक्स कितना बनेगा? 2.5 लाख का 0%, 2.5 लाख का 5% और 4 लाख का 20%. इनका टोटल 0, 12,500 एंड 80,000. टैक्स बन गया 92,500. एंड दिस इज नॉट फाइनल, इट इज सब्जेक्ट टू स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 3 स्टेप बची है अभी. ये तो अभी स्टेप 1 है, बेसिक टैक्स. ठीक है ना? अभी थोड़ा क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं, अब आप करो, थोड़ा कोशिश करो. देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी एज है 56 और उसकी इनकम है 17 लाख. कैलकुलेट दी टैक्स. 17 लाख की इनकम, कैलकुलेट दी टैक्स.
I hope this is the tax you have got. 3,22,500. The entire calculation is in front of you. क्योंकि एज बिलो 60 है तो 2.5 लाख से स्लैब चालू होगा, तो 2.5 लाख तक की इनकम पे 0%, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम दैट इज 2.5 लाख, उस पे 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम दैट इज 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से 17 लाख तक की इनकम दैट इज 7 लाख पे 30%। ठीक है ना? अभी अब से अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी एज है 64 और इनकम है 7,20,000, calculate the tax. Remember, if the age is 60 and above, tax will be calculated from 3 lakhs. 3 lakhs से. I hope you have done this. See, the answer again is in front of you and you can just check out how it is done. Starting point is 3 lakhs. तो 3 lakhs तक की इनकम पे 0%, 3 लाख से 5 lakhs तक 5%, 5 लाख से 7,20,000 तक दैट इज 2,20,000 पे 20%, 54,000 रुपए टैक्स आ गया। ये फाइनल नहीं है, इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करनी है। वो करके जो निकलेगा फिगर वो होगा रियल टैक्स जो लोगों को देना पड़ता है। ये वो टैक्स नहीं है जो लोगों को देना पड़ता है। इट हैज एडजस्टमेंट्स इन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। उसके बाद का फिगर वो फिगर है जो एक्चुअली लोगों को देना पड़ता है। चलो अभी एक सीनियर, वेरी सीनियर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक 88 इयर्स के अंकल हैं और उनकी एज है उनकी इनकम है 60 lakhs, बहुत कमाते हैं वो, तो 88 इयर्स के हैं और 60 लाख रुपए कमा रहे हैं साल का। अभी टैक्स निकालो। आई होप यू हैव गॉट दिस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 5 lakhs, दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो 5 लाख तक एग्जाम्ड, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से 60 लाख तक 30%। ये हो गया स्टेप 1 हो गया अब अपना। अब कल पढ़ लेंगे अपन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कल हो जाएगा।
और मेरे ख्याल से अभी टैक्स कैलकुलेशन इंडिविजुअल का हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी डू इट. थैंक यू.